शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब के साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रोहित शर्मा अपना चैनल की तरफ से हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच जानी मानी हस्ती जो कि एक बहुत फेमस रिसर्चर, इंजीनियर और ना जाने क्या क्या उपाधियां लेकर हमारे बीच प्रस्तुत हुए हैं, श्रीमान परविंदर सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है परविंदर जी अपना चैनल के स्टूडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 के ऊपर, जो भी हमारी आम धारणा है, कैसे क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है, इससे बचाव के क्या तरीके हैं और इसके बारे में थोड़ा सा पूछ हम आपका दर्शकों। तो आज मैं कोरोना वायरस के ऊपर कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। पिछले लॉकडाउन में कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट सोर्सेज से। सो आई जस्ट थॉट कि हम एक वीडियो बना के डालें और उसी की तरफ ये है। सबसे पहले कोविड-19 या कोरोना वायरस या नोवल कोरोना वायरस क्या है। तो कोविड-19 इज़ अ टाइप ऑफ अ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक टाइप, कोविड-19 इज़ अ टाइप ऑफ अ कोरोना वायरस। बेसिकली जो आपका फ्लू होता है, आपको कोल्ड होता है, आपको इन्फ्लुएंजा होता है, वो सारे कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसी टाइप का एक ये आगे नोवल कोरोना वायरस है, जिसका जो स्ट्रेन है वायरस का वो 80% के अराउंड, जैसा कि रिसर्च में अभी तक आ रहा है कि उसका स्ट्रेन जो है 80% के सिमिलर है, बाकी 20% इट इज़ डिफरेंट। सो अब कोविड-19 जैसा दिखा इनिशियली जैसा प्रोजेक्ट किया गया कि ये बहुत डेडली है और इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है, दैट वो स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी। और जनवरी से लेके अभी तक बहुत सारा डाटा कलेक्ट हुआ। इनिशियली रीज़न ये था कि लोगों को उस वायरस के बारे में पता नहीं था, वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे नहीं बिहेव करेगा। बट आज इतना डेटा है अराउंड दी वर्ल्ड कि आप उस डेटा को अगर उठा के देखेंगे तो आपको सही तरीके से उसका एनालिसिस करने में बहुत मदद मिल रही है और भी क्या ऑर्गेनाइजेशन को। बट समहाउ ये जो कोरोना वायरस की सही इन्फॉर्मेशन है लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, जहाँ सही अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुंच पा रही। तो इसमें सबसे पहले जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग है, वो जो आधार है किसी भी चीज़ का, जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग है वो मोस्टली RT-PCR करके टेस्ट है, उसके बेसिस पे होती है। और RT-PCR टेस्ट की अगर आप एक्यूरेसी रेट देखेंगे तो वो उसका जो एक्यूरेसी रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप उसका इनएक्यूरेसी देखेंगे तो वो 0 से लेके या 2% से लेके और 40% तक उसका वेरिएशन करता है। इवन डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि इसका जो इनएक्यूरेसी रेट है वो काफ़ी वेरी करता है। इसीलिए आप डॉक्टर सिर्फ RT-PCR टेस्ट पे नहीं बिलीव करते, बट मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो अभी भी बहुत सारे आंकड़े होते हैं वो निकल के आते हैं वो RT-PCR टेस्ट पे है। सिमिलरली एक रैपिड टेस्टिंग आई है जिसमें ये बताया जाता है कि आपको कोरोना हो गया है और आपको नहीं पता कि वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो जो रैपिड टेस्ट होता है वो आपके ब्लड बेस सैंपल पे होता है। RT-PCR जो होता है वो आपके थ्रोट या नोज से कुछ स्वैब लिया जाता है, उसके बेसिस पे आपका या RT-PCR टेस्ट होता है जो डिटेक्ट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो RT-PCR टेस्ट था वो जिन्होंने, जो उसके फाउंडर हैं, उन्होंने इसको एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए नहीं रखा था। तो डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एमरजेंसी यूज़, जैसे FDA ने प्रूव किया है फॉर एमरजेंसी यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर अ काइंड ऑफ इंडिकेशन कि हाँ ये कोरोना वायरस है। बट इसके लिए आगे CT स्कैन किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं RT-PCR के लिए। अब ये तो है टेस्टिंग। सो टेस्टिंग अगर हम ये देखें कि अगर हम ये बोलेंगे जो टेस्टिंग के बेसिस पे, इसके हमारे पास कोई फुल प्रूफ टेस्टिंग नहीं है अभी तक कोरोना वायरस की। आगे हम बात करते हैं कि जो डेथ हुई हैं अभी तक, हमने देखा इटली में डेथ हुई, स्पेन में हुई, अभी US में हो रही हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंट व्यू टू दैट। वो क्या डिफरेंट व्यू है कि ये जो डेथ हुई हैं वो दिसंबर से लेके मार्च या अप्रैल अभी जो चल रहा है वहाँ तक हुई हैं। इस सीज़न में इन्फ्लुएंजा और फ्लू का सीज़न भी होता है यूरोप में और US में, और उसमें भी बहुत सारे नंबर्स कंट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुराना यूरो
करके एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप उसको उठा के देखेंगे, उस साइट के डाटा को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर महीने इसी साल पिछले सालों में भी ये डेटा निकल के आया है कि 20-25 हज़ार पर कंट्री इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मरते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस की बात करें तो पिछले जनवरी टू लेके अप्रैल के अंदर तक अगर आप इसको डेटा को देखेंगे तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो यूएस का जो डेटा निकल के आता है वो 50-60 हज़ार के अराउंड है। तो अभी जो 80,000 डेथ हुई हैं, अब कुछ डिफरेंस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब और भी स्टडी निकल के आ रही है कि ये भी हो सकता है कि जो बिकॉज एलोपैथी में कोई अभी तक कोई कॉन्क्रीट ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन या रेमडेसिविर जहाँ और वेंटिलेटर के ऊपर है, तो इसकी भी कई स्टडी निकल के आई हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन को अगर ध्यान से नहीं दिया जाए और अगर ऐसे पेशेंट को दिया जाए जिसके हार्ट में पहले से ही कुछ प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो इट कैन रिजल्ट इन टू हार्ट फेलियर फॉर दोज पेशेंट्स। तो अर्लियर स्टेज पे जब ये चीज़ें ट्राई करी जा रही थी तो उसके कारण भी कुछ डेथ हुई। फिर हम रेमडेसिविर जो इसका इम्यून सप्रेशन और इम्यून के ऊपर बहुत सारा बुरे प्रभाव पड़ते हैं, वो भी ट्राई करें। तो इन शॉर्ट जो डेथ हुई हैं वो कोरोना से हुई हैं, जहाँ उसके ट्रीटमेंट से हुई हैं, इसका कोई अभी एग्जैक्ट वो हमारे पास डेटा नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो डेथ हुई हैं जो उसके एक्सपेरिमेंट ड्रग्स यूज़ किए जा रहे हैं उससे हुई हैं। ऑफकोर्स अगर हम और भी डेटा देखें तो अभी रिसेंटली दिल्ली में और इंडिया में भी जितनी भी डेथ हुई हैं अभी तक, उसकी जो डेथ में जो रेट देखेंगे तो 80% से ज़्यादा ऐसे पेशेंट थे जिनको कोमोबिडिटी थी, जिसका मतलब है कि उन मरीजों को कोई ना कोई बीमारी पहले से थी। अब वो पहले से थी और प्लस में एक और फैक्टर निकल के आ रहा है कि एज फैक्टर जो कि 60% से ऊपर, जहाँ पर 60 साल से ऊपर, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो मरीज जो पहले से कोमोबिडिटी हैं और उनकी जो एज है वो एक अनदर फैक्टर है जिसके कारण उनका इम्यून सिस्टम स्लो होता है। और इम्यून सिस्टम ही इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट या किसी भी वायरस के अगेंस्ट सबसे बड़ा हथियार होता है। तो हम डेली रोज़ लाखों हज़ारों वायरस से लड़ता है हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम। और अगर आपका इम्यून सिस्टम ट्रेंड है, डिफेंसिबल है, तो दैट कैन फाइट विद एनी काइंड ऑफ वायरस। अब बात करते हैं सर, हमारे दर्शकों के मन में एक बहुत उत्सुकता है और सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें, जैसा कि आपने बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम ही कोरोना का एक तरह से उपाय और बचाव है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है और उसको कोरोना से लड़ने के लिए शक्तिपूर्वक और शक्तिशाली बनाना है। उसके लिए किसी भी इम्यून सिस्टम का जो इनपुट है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का जो इनपुट है वो है हमारी डाइट। हम अपने शरीर को क्या इनपुट देते हैं। जनरली हम ये कहते हैं कि हम अक्सर ये देखा जाता है कि हम दवाई से ठीक होते हैं, बट ऐसा कहना सही नहीं है पूरी तरह, क्योंकि अगर आप सही से खाना नहीं खा रहे, अगर आपका इम्यून सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा, तो आपकी दवाई भी कुछ काम नहीं कर पाती। आपकी दवाई एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को हील करने का, रिस्टोर करने का एक वे प्रोवाइड करती है, बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल। सो एक्चुअल इज़ आपके इम्यून सिस्टम का जो इनपुट है उसे आप ठीक कीजिए, और वो इनपुट है आपकी डाइट दैट इज़ फुल ऑफ वेजिटेबल्स, फुल ऑफ फ्रूट्स। अगर आप वो लें और जितने भी आप जितने भी आप कहते हैं तेली ऑयली फूड, आपका जंक फूड, आप सब इसको 3, 4, 5 महीने जब तक ये कोरोना का सीज़न चल रहा है, अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आप, और अगर आप फलों के ऊपर रोज देंगे, जनरली ये कहा जा रहा है कि 0.2 ग्राम ऑफ विटामिन सी हैज़ टू बी कंज्यूम्ड एवरी डे, ताकि आपका इम्यून सिस्टम के पास वो फाइटिंग स्किल रहे। अभी जो ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं इवन मॉडर्न मेडिसिन में भी, वहाँ पे भी आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं गोली के रूप में, बट हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर आपको विटामिन सी तो मिलेगा, उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन भी मिलेंगे। तो मेरा सजेशन है इस केस में, अगर आपको प्रिवेंशन करना है और अगर वो उसका तरीका है आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। इम्यून सिस्टम के लिए सबसे पहली बात, आप अपना विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहें, उसलिए आप 2, 3, 4 फल, एटलीस्ट 2 फल रोज़, और उससे ज़्यादा कितने भी फल आप रोज़ लें। कोशिश करें नाश्ता जो है वो अपने फलों से करें इंस्टेड ऑफ चाय या और चीज़ों से, तो अपना नाश्ता जो है वो फल से करें।
कितना फल खा सकते हैं आपके वेट का मल्टीप्लायर 10, ये एक फॉर्मूला आप रख सकते हैं आपके वेट का मल्टीप्लायर 10 करके। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट है 90 kg तो मैं मल्टीप्लाई 10 करके 900 ग्राम्स फ्रूट सुबह सुबह नाश्ते के रूप में 10-11 बजे तक कंज्यूम करूं और फिर अपना लंच जो नॉर्मल लेता हूं वो लूं और फिर करूं। इस तरीके से और सिर्फ जनरली ये कहते हैं कि फ्रूट बेस और उतना इम्पैक्ट नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस विटामिन सी की और जो फ्रूट की वर्किंग है शरीर के अंदर उसको इंटरफेयर करता है। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि आप कुछ दिनों तक इन डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स को एक साथ उनका एक सेवन ना करें। तो आपको जितनी भी कैल्शियम है जहाँ जितना भी प्रोटीन है वो आप कोशिश करें अपने स्प्राउट से, दालों से, जो अंकुरित दालें होती हैं जहाँ आप अपने फ्रूट से, उसमें सफिशेंट मात्रा में होता है। अगर आपको लेना भी है तो सफिशेंट गैप के साथ लें। बट दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली ब्रिंग योर इम्यून सिस्टम। अलॉन्ग विद दैट आप रोज़ की एक वॉक करें, कम से कम 15 से 20 मिनट आप धूप में बैठें। धूप में भी आप थोड़ा अपने शरीर को, जहाँ पर सनलाइट सीधी पड़े वहाँ पर आप बैठें। सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप विटामिन डी, सी, और जब आप फल खाएंगे तो एक और चीज़ निकल के आएगी कि जिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन फाइटिंग दी कोविड-19 जो डॉक्टर दे रहे हैं, वो भी सप्लीमेंट के रूप में। तो वो भी आपको फलों से, तरबूज से, खरबूजे से, ये सब कुछ आपको उन फ्रूट्स के शेप में मिलेगा। दैट इज़ अनदर रीज़न कि आपको क्यों सुबह का नाश्ता प्योरली फ्रूट्स पे करना चाहिए, ना कि चाय बिस्किट पे। नेक्स्ट इज के कंपैरिजन। तो इतना हाहाकार क्यों है, क्यों लोग इतना डरे हुए हैं? मुझे लगता है कि ये नई चीज़ और जिस तरीके से इसे प्रोजेक्शन दिया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने शुरू में ये कहा कि इसका जो डेथ रेट है वो 3% से ऊपर होगा। तो अगर आप कंट्री के हिसाब से देखें तो उसकी जो फिगर आती है वो 3 करोड़ से ऊपर आती है। बट साइंटिस्ट हैं, फाइनली वो एक प्रेडिक्शन करते हैं और हर किसी की प्रेडिक्शन सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अभी जो प्रेडिक्शन है, जहाँ अभी जितना भी एक्चुअल डेटा हमें मिला है उसके ऊपर जो फाइनली जो अभी फिगर्स निकल के आई है, जो आप जर्मनी में देखेंगे, उनका नाम है प्रोफेसर हेंड्रिक स्ट्रिक, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन। फिर से कह रहा हूँ, प्रोफेसर हेंड्रिक स्ट्रिक, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, जो कि बहुत रिनाउंड वायरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अभी एक रीसेंट स्टडी की है जर्मनी में और उन्होंने वो स्टडी अपनी प्रोवाइड की है जर्मन गवर्नमेंट को। और उसमें जो उनका कंक्लूजन है कि जो उसका जो मोर्टेलिटी रेट है कोरोना वायरस का वो 0.2 से वेरी करके 0.36 के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब है कि 1000 में 2 या मैक्सिमम 3 या 4 बंदे मर सकते हैं। ये इसका मोर्टेलिटी रेट है। और आपको एक और ऐसे ही बड़े रिनाउंड प्रोफेसर हैं और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है नट विटोस्की, जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रॉकफेलर के। और उनकी भी यही है कि ये जो कोरोना वायरस है वो इतना डेंजरस नहीं है। इट इज़ सिमिलर टू अदर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वायरस जो आता है 4 हफ्ते के अंदर पूरा स्प्रेड होके पीक पे जाके फिर डाउन होके वापस चला जाता है। तो इसीलिए उन्होंने भी यूएस के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे अपने ब्लॉग्स लिखे हैं और बहुत सारी जगह इंटरव्यू दिया है जहां वो बोल रहे हैं कि आप किसी लॉकडाउन या ऐसी चीज़ की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी को ज़रूरत है तो वो एल्डरली पीपल जो कि इस बीमारी से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उन्हें अगर आपको आइसोलेशन करना है तो आप कर सकते हैं। उन्हें थोड़ा अवॉइड सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है जहाँ वो कर सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा इसी के रिलेटेड। एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं प्रोफेसर माइकल लेविच, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत रिनाउंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी सेम चीज़ कही है कि जो कोविड-19 है इट इज़ सिमिलर और नियर बाय सिमिलर टू इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो इसलिए अगर आप फ्लू या जुकाम या इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे तो उसमें हम कोई लॉकडाउन नहीं करते, उसमें कोई हाहाकार नहीं होती, उसमें भी लोग मरते हैं, उसी में भी इतने ही लोग मरते हैं जितने जहाँ इसके थोड़ा कम मरते होंगे। बट इतना डिफरेंस नहीं है कि हमें कोई लॉकडाउन या ये चीज़ें करनी पड़े। ये सारे प्रोफेसर इसी पॉइंट की तरफ बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, स्वीडन।
स्वीडन यहाँ पर लॉकडाउन किया ही नहीं गया, वहाँ पर डेथ रेट भले ही 3,500 पेशेंट हैं, 1 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है, बट और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो कंट्री है वहाँ के सिटीजन है बहुत अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं, बट फिर भी वहाँ पर स्कूल लगे हुए हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, लोगों की गैदरिंग हो रही है, पार्टी हो रही है, बट फिर भी सब कुछ खोलने के बाद अगर उनके 3,500 या 3,000 के अराउंड लोग मर रहे हैं, और वो भी 3,000 उसमें से भी 80% वो एल्डरली लोग हैं जिनको कोमोबिडिटी है, तो इसका अगर हम देखें तो दिस डिसीज़ ऐसा नहीं हो सकता ना कि वहाँ पर लॉकडाउन नहीं है और वहाँ कम है, वो उनका फेवरेबल है और हमारा मतलब ज़्यादा नुकसान है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी चीज़ें मतलब इतने लोग कह रहे हैं और बहुत ब्रेनी लोग कह रहे हैं और वो कुछ गलत कह रहे होंगे, तो मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और इसको जरूर कंसीडर करना चाहिए और हमें इस देखना चाहिए और इससे इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, प्रोफेसर जॉन गिसिके जो कि स्वीडन एपिडेमियोलॉजिस्ट और यूरोपियन यूनियन में कंसल्टेंट भी रहे हैं, जो कि इन्फेक्शियस डिसीज़ की, उन्होंने जो प्रोडिक्शन की थी बहुत पहले फरवरी में आई गेस और मार्च के, उन्होंने 0.1% जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के अराउंड है, और अभी हम देख रहे हैं कि सारी स्टडी इज़ कन्वर्जिंग टू दैट नंबर। जब ये हो सकता है आज से 4-5 महीने बाद जब ये क्लोज हो तो इसका मोर्टेलिटी रेट निकल के आएगा 0.1% या 0.2 के बीच में। हमारे इंडिया की बात करें तो ऐसी ही एक बहुत अच्छा जो डेटा और बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड किया था डॉक्टर जयप्रकाश मुल्लियर, जो कि बहुत रिनाउंड एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दी थी जिन्होंने उन्होंने बोला था कि हमारे इंडिया को वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर करना एक तो वैसे ही गलत है। रीज़न इज़ कि वहाँ के लोगों को कभी मलेरिया नहीं होता, टीबी नहीं होता और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैज़ा कॉलरा वगैरह नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सैनिटाइज रहते हैं लोग, बिल्कुल क्लीन रहते हैं। तो इसलिए अगर उनको इसका मतलब 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक कि वो लोगों को बीमारी जल्दी पकड़ेगी और क्योंकि उन्हें सफाई में रहने की आदत होती है। सिमिलरली अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, जो मिट्टी में उनके बच्चे खेलते हैं, हमारे जो गरीब भाई लोग हैं, तो उनके वो तो रोज़ कितने बैक्टीरिया कितनी वायरस पता नहीं क्या क्या होते हैं, बट फिर भी दे आर नॉट ससेप्टेबल टू दैट काइंड ऑफ डिसीज़। उनको उनका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिमिलरली इसीलिए मुझे लगता है हमारे जो हम इंडियंस हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारी बीमारियों से पहले लड़ चुका है, ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप बात करें, हमें मलेरिया होता है, कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, बुखार होते हैं और पता नहीं क्या क्या वायरल फीवर्स होते हैं और कई बीमारियां। अगर आप हमारा पोल्यूशन लेवल देखोगे दिल्ली का, तो वो 300 से 200-300 के बीच ही रहता है हमेशा। तो उसमें तो आपकी बहुत सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की डिसीज़ जिसे हम रोज़ लड़ते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम ट्रेंड है उन चीज़ों के लिए। इसलिए एक और कारण बनता है कि क्यों हमें एच मिलेगा कोविड-19 पर, और हमें जब ये स्प्रेड होगा तो हो सकता है हमारा जो एसिम्प्टोमेटिक रेट है वो बाकी वर्ल्ड से भी ज़्यादा हो। तो बाकी वर्ल्ड में अभी तक जितना भी डेटा है वो 80% एसिम्प्टोमेटिक है। इसका मतलब है कि 80% लोगों को बीमारी होगी, पता भी नहीं चलेगा। 10% लोगों को हल्की सी खांसी होगी, 5% लोगों को हल्का सा बुखार होगा जो घर पे ही ठीक हो जाएंगे। तो 100 में से 95% लोग बिना किसी दवाई बिना किसी ट्रीटमेंट के घर पे ही ठीक हो जाएंगे। 5% लोग जिन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 95% ज़्यादा है कि 5% ज़्यादा है? अब जो 5% भी जो मर रहे हैं वो 5% के ऊपर मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है, उसके ऊपर फिर वेंटिलेटर की स्टडीज़ आ रही हैं कि वेंटिलेटर जिनको दिया जाता है वो उनको और प्रॉब्लम होती है, वो उनकी जो मोर्टेलिटी रेट लाइकली हो जाती है 80% 70% ज़्यादा हो जाती है, ये वेंटिलेटर की हैं, क्योंकि उनके जो वेंटिलेटर देने की प्रक्रिया है उनके लंग्स को डैमेज करता है, ऐसी स्टडीज़ बता रही हैं। सो बहुत सारे और भी मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ। डॉक्टर VM हेगड़े हैं, डॉक्टर नितेश कोठारी हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, जिन्होंने कई बार बताया है कि हमारे इंडिया में कोविड-19 को इतना हाइप मिला है कि हमें इसके लिए इतना भी ज़्यादा डरने की या करने की ज़रूरत नहीं है। हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव करना चाहिए। ऑफ कोर्स एज ए सिटीजन वी कैन टेक सर्टन क्वेश्चंस बट नो नीड टू फेयर, वी शुड ट्रीट इट एज अ नॉर्मल वायरल डिसीज़ और उसको ऐसे ही लेना चाहिए। आपको बहुत हैरानी होगी जान के कि टीबी एक ऐसी बीमारी है। अभी डॉक्टर KV टुमाने जो पुणे से डिप्टी डायरेक्टर हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं और 31 साल का एक्सपीरियंस है, जो टीबी में ही उन्होंने काम किया है। तो उनसे एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, इसमें उन्होंने बताया कि जो आपके
टीबी का जो ट्रांसमिशन रेट है वो 1 से 14 को फैलता है, और वो भी 6 से 30 साल की एज में। सब यंग पॉपुलेशन को टारगेट करता है। और आपको उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो हमारे इंडिया में 3 से 4 लाख लोग पर साल हैं। मतलब डेली के 1400 से 1500 लोग डेली मरते हैं, बट उसे कोई मीडिया कवर नहीं करता, उसे कोई रियल टाइम पे नहीं दिखाता। तो फिर यहाँ पर अभी तक पिछले 2 महीने में 3000 के आसपास लोग मरे हैं। तो आप ये कहेंगे कि हाँ ये तो लॉकडाउन नहीं होता, तो नहीं होता। बट लॉकडाउन हम जानते हैं ना, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये लॉकडाउन कितना के कारागार है। अगर आप देखो 2 करोड़ लोग हमारे मजदूर भाई ऑलरेडी सड़कों पे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को है ही नहीं, हमारे कल्चर में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम उस तरीके से फॉलो करें। तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन का इतना इम्पैक्ट है, बट मुझे लगता है कि हमारे इंडियंस का जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से ही काफ़ी ट्रेंड है ऐसी कई वायरसेस के लिए, और ये एक अनदर वायरस होगा जिसे हम इजीली निपट सकते हैं। और कुछ ऐसी कंट्रियों के नाम गिना सकता हूँ मैं जिनमें कभी लॉकडाउन नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल तंजानिया, स्वीडन, ताइवान, बेलारूस, जापान। यहाँ पर नहीं हुआ, और वो ये कंट्रीज बहुत अच्छे से अपना कोविड-19 के साथ कर रहे हैं। एक लॉकडाउन करने के बहुत सारे एक ही फ़ायदा है कि जो आपका स्लो डाउन होता है, स्प्रेड को नहीं रोक सकता, कोरोना को ख़त्म नहीं कर सकता। लॉकडाउन का सिर्फ एक फ़ायदा है कि वो स्प्रेड को रोक सकता है, बट स्प्रेड को रोकने का तभी फ़ायदा है अगर वो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो कैपेसिटी है उसको पूरा यूज़ करने तक जाए, और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़े तो हमें लगता है कि तब वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ना कि पहले। हो सकता था कि अगर लॉकडाउन नहीं करते तो ये कभी होता ही नहीं। अगर हम इसको एक नॉर्मल डिसीज़ की तरह ट्रीट करते तो हो सकता है कि ये आज हम जिस इकोनॉमी क्राइसिस का और चीज़ों का जो सामना कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं होती। हो सकता कि हमारे इंडियंस को ऊपर ही कोविड-19 उतना असर ही ना करता। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अनआंसर्ड हैं। और इसके साथ एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया के अंदर टेस्टिंग देखें अभी पिछले 10 दिन पहले का और 10 दिन बाद का, तो 10 दिन पहले आई गेस जो टेस्ट हुए थे वो 10 लाख के बीच 40,000 थे। फिर अभी 10 दिन में वो बढ़ के 20 लाख हो गया है, और उसमें 80,000 के राउंड, अब 85,000 के राउंड है। बट अगर हम मोटा 80,000 देखें तो जो 4% रेट पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी टेस्टिंग उतनी नहीं हो रही जितने जो आपको ये बता पाए कि आपके कितने इन्फेक्टेड पर्सन है। बट इन्फेक्टेड पर्सन का ये मतलब नहीं कि वो पेशेंट है। पेशेंट वो है जिसको दवाई देने की ज़रूरत है, जिसे हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। अगर हम इस नंबर को देख के इसलिए डर रहे हैं कि हाँ ये इन्फेक्टेड है, तो हम तो रोज़ लोग किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं। तो इस तरीके से तो मतलब वी शुड बी डाई दिस मोमेंट ओनली। तो इसलिए हमें थोड़ा देख के, सोच के, समझ के, जैसे दिखाया जा रहा है मीडिया में हर तरह, थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करें। आप लोग डेटा देखें, मैंने जो रेफरेंस दी हैं आपको वो अलग अलग आप जाके नेट पे देख सकते हैं। इन कंट्रीज़ को बताया वो कैसे कर रहे हैं। तो जो मैं बोला था कि 4% का अगर आप रेट देखें पिछले 2 महीने में अभी तक जो निकल के आ रहा है 4%। पहले बहुत कम टेस्टिंग होती थी, तब भी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, तब भी। तो अगर मैं अज्यूम करके चलूँ कि मैं इस टेस्टिंग को पूरे 130 करोड़ या 140 करोड़ तक ले जाऊँ, तो इसमें तब भी 4% रहेगा एजम्पशन। तो मेरे को मोटा मोटी 5 करोड़ लोग अभी तक इन्फेक्ट हो चुके होंगे। तो अब आप बोलेंगे कि 5 करोड़ ये भी डेटा सही नहीं है। इस 5 करोड़ में से भी हम लोग 80% अगर निकाल दें, जो कि रूरल एरिया है, 20% मेट्रोपॉलिटन की सिर्फ लें, तो 5 में से 20% लगे तो 1 करोड़ अगर लोग अभी तक इन्फेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ में से अभी सिर्फ कितने लोग मरे हैं? 3,000। तो आप खुद निकाल के देख लें कितना मोर्टेलिटी रेट है और इसका कितना दुष्प्रभाव है। तो इसलिए मुझे लगता है इस टाइम लोग इतना फेयरफुल हो गए हैं लॉकडाउन के कारण। लॉकडाउन के बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। गरीब भाई बहन मर रहे हैं, मेंटल इलनेस हो रही है, डिप्रेशन में आ रहे हैं, बच्चों की ग्रोथ रेट पे फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें कोविड-19 को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि यूरोप ने बहुत सारी जगह पे अभी लॉकडाउन खोलने शुरू कर दिए हैं। जर्मनी ने शुरू कर दिया है, डेनमार्क ने, ब्रिटेन ने, और स्वीडन में तो था ही नहीं। तो
इस तरीके से यूएस ने भी अभी डिसीजन लिया है, तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हमें परस्यू करना चाहिए, उनकी रिसर्च को परस्यू करना चाहिए, उनके डेटा के ऊपर देखना चाहिए। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने बातें बताई बहुत सारी इसमें जो रिसर्च है वो ऑलरेडी, अगर आप यूट्यूब पे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को सर्च करेंगे तो आपको उनके वीडियोस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो मैंने बताई हैं। और सिमिलरली जो मैंने रेफरेंस दिए हैं आप उनको भी जाके इंडिपेंडेंटली सर्च आउट कर सकते हैं। अपने चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और वो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मौका दिया। मुझे लगता है अगर ये किसी को भी कुछ रिलैक्सेशन देता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो लोग बहुत डरे हुए हैं, मुझे लगता है अपना चैनल का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हर जगह से जब आपको डर के आपको डराया जा रहा है, डर का माहौल है, तो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कुछ राह देने का काम करेगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपना चैनल का। धन्यवाद, थैंक यू।